अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर मेडिकल फिजिक्स चैप्टर चल रहा है रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। तो देखते हैं रेडिएशन शील्डिंग डिजाइन क्या होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रेडिएशन शील्डिंग का क्या है कि रेडिएशन को लिमिट किया जाए, यानी उसकी जो डोज है वो इंडिविजुअल्स तक कम पहुंचे, स्टाफ तक, पेशेंट तक और पब्लिक तक। चाहे वो कंट्रोल्ड रेडिएशन की बात हो या अनकंट्रोल्ड की बात हो, यानी कंट्रोल्ड एरिया जहाँ पे आप उसे बैरिकेड किया हुआ, अनकंट्रोल्ड जैसे लॉबीज वगैरह होती हैं, वेटिंग एरियाज होती हैं, कि वहां तक जो लेवल है वो एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, यानी अलारा के मुताबिक हो। अब इसमें हम जो कंप्लायंस है कि रेगुलेटरी डोज लिमिट को इंश्योर किया जाए, इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि इतनी ज्यादा भी ना कर दी जाए शील्डिंग के डोज लिमिट ही कम हो जाए। फिर इसमें इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है, जो फाइनल फिजिकल बैरियर होता है बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड इंडिविजुअल। अब प्रिंसिपल, इसकी बुनियाद क्या होती है रेडिएशन शील्डिंग की? रेडिएशन शील्डिंग की बुनियाद यानी बुनियादी सोच ये है कि रेडिएशन की इंटेंसिटी को कम करना है, अटेनुएट करना है, उस लेवल तक लेके जाना है जो एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल है। तो जैसे मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, एक्सरे, सीटी, पेट, क्लिनिक, इसकी शील्डिंग कैलकुलेट की जाती है तीन चीजों को देखते हुए। वो तीन चीजें क्या है बुनियादी, उसमें डिस्टेंस भी है चौथी चीज, मगर मेजर तीन चीजें यही हैं। पहले वर्कलोड। वर्कलोड से क्या होता है कि जो कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस की जाती है पर वीक, जो उसका रेफरेंस डिस्टेंस है 1 मीटर से देख के, तो हम कहेंगे इस चीज को, हम उस मशीन का या उस सोर्स का क्या बोलेंगे? वर्कलोड बोलेंगे। अब एक्सरे के लिए हम इसे एक्सप्रेस करते हैं मिली एम्पेयर इंटू मिनट पर वीक। तो इसका ये जो रिजल्ट आएगा वो इस चीज का वर्कलोड कहलाएगा। यूज फैक्टर क्या है कि फ्रैक्शन जो वर्कलोड का होता है ड्यूरिंग द प्राइमरी बीम इज डायरेक्टेड टुवर्ड द स्पेसिफिक बैरियर। मतलब आपने रेशो देखनी है किसकी? वर्कलोड की। ड्यूरिंग द प्राइमरी बीम इज डायरेक्टेड टुवर्ड द स्पेसिफिक बैरियर, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। ऑक्यूपेंसी फैक्टर क्या होता है कि ये भी फ्रैक्शन है उस टाइम की जो इंडिविजुअल ऑक्यूपाई एरिया में गुजारता है बिहाइंड द बैरियर रिलेटिव टू द ऑपरेशनल आवर ऑफ द सोर्स। यानी जो बंदे हैं जो उस एरिया में वक्त गुजार रहे हैं, उसकी रेशो उसके ऑक्यूपेशनल सोर्स के जो है और उसके साथ, तो उसकी फ्रैक्शन ऑक्यूपेंसी फैक्टर कहलाती है। अब जो ऑफिसेज होते हैं, वेटिंग रूम्स होती हैं, लैब्स होती हैं, वहां पे तो जाहिर सी बात है ये वन ही रहेगी रेशो, क्योंकि आप हर वक्त उस रेडिएशन की मौजूदगी में बैठे हैं। जो कॉरिडोर्स हैं, रेस्ट रूम्स हैं, वहां पे 1/4 की रेशो होनी चाहिए। जो आपके पार्किंग लॉट हैं, स्टेयर वेल्स हैं, वहां पे 1/16 की होनी चाहिए। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, जहां पे भी जैसे हमने कहा कि 1 मीटर का हमने रेफरेंस लिया था, मगर अगर आप सोर्स से दूर होते जाएंगे रेफरेंस से, यानी वो चीज भी बड़ी मैटर करती है। वो भी एक तरह से ऑटोमेटिकली शील्डिंग का कंसेप्ट आ जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा होता है ना। तो अब टाइप ऑफ रेडिए बैरियर्स की बात की जाए तो दो तरह के बैरियर्स हम इसमें लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर स्कैटर्ड और लीकेज आ जाते हैं। तो प्राइमरी बैरियर्स वो होंगे जो मेन बीम, जो डायरेक्ट बीम है, उसकी इंटेंसिटी को कम करेंगे। ये आमतौर पे थिकेस्ट वॉल होती है जो ट्रीटमेंट और या इमेजिंग रूम में इस्तेमाल की जाती है। सेकेंडरी बैरियर जैसे मैंने कहा, ये किस को शील्ड करना है हमने? लीकेज रेडिएशन को या स्कैटर रेडिएशन को, यानी वो रेडिएशन जो सोर्स से तो निकली मगर वो अदर देन प्राइमरी बीम थी, या फिर वो रेडिएशन जिन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली पेशेंट के से इंटरेक्ट करने के बाद या रूम के किसी स्ट्रक्चर की वजह से, इनको शील्ड करना है। तो आम तौर पे लेड को रखा जाता है डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज में, यानी हाई एटॉमिक नंबर और फोटो इलेक्ट्रिक डोमिनेंस की वजह से लेड की एक जिसे कह ली शीट लगा दी जाती है दीवारों पे। या कंक्रीट फिर हाई एनर्जी रेडियोथेरेपी के लिए, क्योंकि कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन डोमिनेट करता है वहां पे। तो अगर हम एनालाइज करें शील्डिंग रिक्वायरमेंट रेडियोथेरेपी बंकर्स के लिए, तो हम दो चीजों का मुआवजना देखेंगे, रेडियोथेरेपी फैसिलिटीज का डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज के लिहाज से। अब आपके पास जहाँ पे रेडियोथेरेपी बंकर होते हैं वहां पे आमतौर पे एनर्जी बहुत ज्यादा या वोल्टेज का सोर्सेज 6 मेगावोल्ट तक होते हैं। अब यहाँ पे हमें बनाना पड़ता है मेज डिजाइन,
और थिक कंक्रीट की वॉल रखनी पड़ती हैं, लेड बैरियर देने पड़ते हैं। तो डायग्नोस्टिक शील्डिंग से क्या क्या फर्क है? तो इसमें जो प्राइमरी बैरियर है, वॉल है, वहां पे न्यूट्रॉन प्रोडक्शन होती है। तो फोटॉन की एनर्जी जो 8 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो फोटो न्यूट्रॉन वहां पे प्रोड्यूस होंगे। और ये जो शील्डिंग है मस्ट बी कंसीडर बोथ फोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। तो कंक्रीट एक इफेक्टिव है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन कंटेंट होता है, थर्मलाइज न्यूट्रॉन की उसकी डेंसिटी उनको ऑब्जॉर्व कर लेती है। फिर बोरेटेड पॉलीथाइलीन बीपी जिसे बोलते हैं, वो भी क्योंकि उसमें बोरान का हाई क्रॉस सेक्शन होता है, थर्मल न्यूट्रॉन कैप्चर कर लेता है। हीट हेड लीकेज की बात की जाए तो एक्सेलरेटर हेड जो होता है प्रोवाइड करता है शील्डिंग, क्योंकि ट्रांसमिशन जो थ्रू हेड होती है काउंट करती है लीकेज कैलकुलेशन के अंदर। फिर मेज डिजाइन, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया कि कमरों में मेज एंट्री रखी जाती है ताकि सिर्फ मल्टीपली स्कैटर जो होते हैं बहुत लो एनर्जी वाली रेडिएशन ही डोर तक पहुंच सकें, जो बहुत लाइटर होती हैं और ज्यादा मैनेजेबल होती हैं डोर शील्डिंग से। तो ये कॉम्बिनेशन होता है मेज डोर वाला कि न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन कैप्चर हो जाते हैं मेज में, जो गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं। फिर फोटॉन जो स्कैटर्ड होते हैं वो पेशेंट और वॉल से यानी आपके पास निकलते हैं, वो कैप्चर हो जाते हैं। डोर शील्डिंग की बात करें तो मेज डोर जो है कंपोजिट होता है लेड का, पॉलीथिलीन बोरेटेड पॉलीथीन का या बोरेटेड पॉलीथिलीन का। ये सब बुनियादी तौर पे क्या होते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं वाया। अब आपके पास इसमें ये रिएक्शन होता है, न्यूट्रॉन हिट करता है बोरान को, अल्फा पार्टिकल निकलता है, लिथियम आता है। तो ये 0.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करता है, जिसको शील्ड कर लिया जाता है। अब स्काई शाइन की बात करें तो वो रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर से स्कैटर्ड होकर वापस आती हैं बंकर तक या ग्राउंड लेवल तक, तो वो भी क्रिटिकल होती हैं रूफ टॉप शील्डिंग के लिए। और ऐसी फैसिलिटीज के लिए जो अपर फ्लोर्स पे होती हैं, तो वहां पे भी शील्डिंग रिक्वायर होती है। तो ये जनाब हमारे पास एक शील्डिंग का कंसेप्ट था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।